और इस एक्ट को अगर 100% लागू किया जाए, जो फैसिलिटी टीचर्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसमें से केवल एक चीज निकाल ली गई कि खाली टाइम बढ़ा दो। अभी कुछ दिन पहले 24 तारीख को दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये टाइम बढ़ाया नई सरकार बनने के बाद, और 25 तारीख से लागू हो गया। 27 तारीख को उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करने का कारण यही था कि ये जो टाइम बढ़ा है ये आरटी एक्ट के तहत बढ़ा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा नहीं है, और गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया। अब जैसे हमारे स्कूल डबल शिफ्ट के हैं, कुछ बीच में 1.5-2 घंटे का टाइमिंग ऐसा रहता है कि उस समय दोनों शिफ्टों के टीचर्स को स्कूल में रहना पड़ता है, और स्टाफ रूम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्टाफ रूम में जगह है 15 टीचर्स की, उनकी टेबल भी नहीं लग सकती, ताकि हम बच्चों की कॉपी वहां बैठ के आराम से जांच के उनकी स्पेलिंग मिस्टेक निकाल सके। तो अगर 150 टीचर एक साथ बैठेंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो एक तो हमारी ये डिमांड है। और दूसरी बात जो सबसे मजे की बात है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक बहुत बड़ा विभाग है, उन्होंने बहुत ही साफ कहा है कि हम इस पर 1015 से विचार करेंगे। 1 अप्रैल 2015 से पहले हम इसको कहीं भी लागू नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी हमारे फेवर में बहुत ही साफ जा रहा है। तो मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है, लेडी टीचर्स हमारे पास ज्यादा हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी के घर पर बूढ़े इलाज हैं, बीमार हैं, और आने जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये 1 घंटा 20 मिनट हमारा फिर से वापस करा दिया जाए तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। पहली डिमांड हमारी। दूसरा मुद्दा है हमारा, सर प्लीज कीजिए, वापस बना दो। सर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, क्योंकि एचआरएम मैं नहीं हूं आज की डेट में, पहले रह चुके हैं सर। लेकिन हम ये मानते हैं सर, एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। सब जानते हैं कि कपिल सिब्बल जी एक ऐसे मंत्री हैं जो कांग्रेस सरकार के संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं, और अगर सोनिया जी या राहुल जी कोई फैसला लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें जो है कपिल सिब्बल साहब की भागीदारी ना हो। ऐसा कोई फैसला कांग्रेस में हो नहीं सकता। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये डिमांड कोई बहुत बड़ी नहीं है, और इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस भी सरकार को नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। या तो हमें ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए, उसमें बल्कि एक्सपेंडिचर है, लेकिन टाइम कम करने में कोई किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर नहीं है। सीबीएसई पहले ही कह चुका है कि हम जितने भी स्कूल हैं, एडेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, हम इसके बारे में 1 अप्रैल 2015 से विचार करेंगे। दूसरी हमारी एक डिमांड है सर, MACP स्कीम, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ये 6th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन है। 6th सेंट्रल पे कमीशन ने बहुत ही साफ कहा है कि टीचर्स को 3 टाइम स्केल में बढ़ोतरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइमरी टीचर है तो उसका एक इनिशियल स्केल है 4200 ग्रेड पे का। 10 साल के बाद हम उसको फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, कोई प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्केल होगा वो टीजीटी के एट पार 4600 का होगा, और तीसरा स्केल पीजीटी के इक्वल होगा, वाइस प्रिंसिपल का होगा। तो इस तरह से 3 स्टेप उसमें हैं। अगर वो तीनों स्टेप हमें मिल जाते हैं तो टीचर्स को फाइनेंशियल ग्रेडेशन का बेनिफिट मिलेगा। और इसमें खास बात क्या है, जो मजे की बात है, जहां मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, कि केंद्रीय विद्यालय की जो स्थापना की गई वो बहुत ही एक क्लियर चैप्टर है कि ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका बार बार ट्रांसफर होता रहता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनकम टैक्स है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, व्हाटएवर, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उनको ट्रांसफर जब होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी और वहां सिलेबस की प्रॉब्लम आती थी। इसलिए एनसीईआरटी के सिलेबस के तहत सीबीएसई को एग्जामिनेशन बॉडी मानते हुए पूरे भारत में एक तरह का सिलेबस बना के इन विद्यालयों की स्थापना की गई थी।
किस लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ाने वाले कौन हैं? आप लोग शिक्षक हैं। लेकिन एमएससीपी स्कीम जो लागू हुई वो नॉन टीचिंग स्टाफ पे लागू कर दी गई। क्लरिकल स्टाफ ग्रुप डी को दे दिया गया, ऑफिसर्स को एमएससीपी मिल गया, एक्सेप्ट टीचिंग स्टाफ। तो जो इसके पिलर हैं, जो इस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े पिलर हैं, जो स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एमएससीपी नहीं दिया गया और उनको छोड़ के एलडीसी, यूडीसी, क्लरिकल स्टाफ, सुप्रीडेंट, ग्रुप ए ऑफिसर सभी को एमएससीपी स्कीम मिल चुकी है। तो दूसरा हमारा यह है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इसको पास किया जाए तो सारे नियम हमारे फेवर में है। 6 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन है और ये हमारी एक बहुत पुरानी डिमांड है, तो कृपया इस पर विचार करें। और ये पूरे देश में लागू है, केवल एक्सेप्ट केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को ही नहीं मिल रही। इवन दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वो पहले से ही इसको लागू कर चुका है। मेयर साहब बैठे कॉर्पोरेशन में, पहले से ही लागू हो चुका है, एक्सेप्ट केंद्रीय विद्यालय। वैसे तो हमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है कि केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन जब बेनिफिट देने की बात आती है तो हमें वो बेनिफिट नहीं दिया जाता, उसे वंचित कर दिया जाता है। तीसरी हमारी डिमांड है सीजीएचएस फैसिलिटी। टीचर्स को इलाज के लिए या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, हमारे ऊपर अभी तक सीजीएचएस फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाई है। जो डिस्पेंसरीज हैं, कुछ हमारा जो हेडक्वार्टर का स्टाफ है उनको मिला हुआ है और हमारे जो 25 रीजन्स हैं उसमें से कुछ रीजन्स के स्टाफ का जो क्लरिकल स्टाफ है उसको ये बेनिफिट मिल रहा है, टीचर्स को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मेरी सर आपसे गुजारिश है कि हेल्थ मिनिस्टर से थोड़ा संज्ञान में ला करके इस पे थोड़ा विचार किया जाए। तो ये भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं, इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन इसमें भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है जी, कुछ हमारे ऐसे साथी बैठे हैं जो रिटायरमेंट के वर्ष पर हैं और उनका सीपीएफ चल रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग में जब ऑप्शन लिया तो जीपीएफ कम पेंशन स्कीम का ऑप्शन नहीं दिया और अभी नेशनलाइज्ड बैंक में, आईसीएआर में सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर जिन्होंने सीपीएफ को पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर दिया और वहां लागू हो गया है। हमारे यहाँ 1/1/86 से जो भी टीचर भर्ती हुआ है उस पर पेंशन स्कीम मैंडेटरी लागू थी। अब कितना स्टाफ बचता है जो 1/1/86 से पहले का है, वो इन सर्विस है। मुश्किल से 1,500 से 2,000 टीचर्स की संख्या है। अगर उनको भी ये पेंशनरी बेनिफिट मिल जाए तो उनका रिटायरमेंट का जो जीवन है वो अच्छे से कट जाएगा। तो एक हमारी आपसे ये गुजारिश है। मोटे तौर पे हमारी ये 4 डिमांड थे। 5वां क्या है कि संगठन में जो टीचर दूर दराज से आते हैं, कहने के लिए तो 4 से 5 का विजिटिंग आवर्स वहां रखा हुआ है कि कोई भी टीचर 4 से 5 के बीच में जाकर के वहां मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आते हैं, देखते हैं कोई पठानकोट से आता है, कोई जम्मू से आता है, कोई मद्रास से आता है और वहां उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती है और ऑफिसर्स उनकी ग्रीवेंस को नहीं सुनते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा अमल हो तो जितने भी कैट में और हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा 5 मिनट उस टीचर की बात सुन ली जाए और वो ग्रीवेंस वही ऑफिसर्स के लेवल पे सॉल्व हो जाए तो मैं कह रहा हूं ये सारा लिटिगेशन खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डिमांड्स हमारी बहुत सारी हैं लेकिन हम आपके उन पर हमने प्रकाश डाला है। और मैं मंत्री जी के बारे में एक बात और बता देना चाहता हूं जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं भी इस डिपार्टमेंट में 84 से काम कर रहा हूं। कपिल सिब्बल साहब पहले ऐसे मंत्री मैंने देखे एचआरएम होते हुए जिन्होंने जो एचआरएम का बच्चों के एडमिशन का कोटा है उसको कभी अवेल नहीं किया। बहुत बड़ी बात। इन्होंने कहा जो नियम में आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिस बच्चे का हक बनता है उसी को एडमिशन मिलेगा, मेरे पास इसके लिए आने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ हमारे माननीय अर्जुन सिंह जी होते थे, 2-2, 3-3 हजार एडमिशन हर साल करा देते थे। एलपी शाही साहब कराते थे, कृष्णा शाही जी कराते थे, सिंधिया साहब कराते थे। लेकिन आपने सबसे पहले उस कानून का पालन करके दिखाया कि ये एक एग्जाम्पल है कि टीचर्स के ऊपर बर्डन ना हो। इस स्पेशल डिस्पेंसेशन से क्लास की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है।
तो आपने जो आपका कोटा था उसको कभी अवेल नहीं किया। आपने कहा जो नियम है उसी के तहत एडमिशन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं। आपने सभी साथियों की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो आदमी पॉलिटिक्स में आ जाता है उसकी कोशिश रहती है जितने लड्डू बटे बांट दो, वोट बैंक है, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपने अपने वोट बैंक को भी एक तरफ रखते हुए नियम और कानून का पालन किया और जो आपके अधिकार में था उसको भी आपने छोड़ दिया। तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी जितनी बार भी हम जाते हैं, एचआरएम थे तब भी और अभी भी, मैंने कपिल सिब्बल साहब शायद ही एकमात्र मंत्री ऐसे होंगे जिनकी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड किसी को रोकता नहीं है। आप कभी जाके देखिए, दिन में जाओ रात को जाओ, मैं बहुत दफे गया हूं, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है लेकिन ये नहीं पूछता आप क्यों जा रहे हैं, किससे मिलना, कोई रुकावट नहीं है। अंदर आप इनके कमरे तक जाके अपनी बात कह सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात हमारे लिए। अगर किसी की बात सुन ली जाती है तो ये बात छोटी नहीं है। तो ज्यादा न कहते हुए, मेरे पास तो बहुत मटेरियल है जो मैं सर के बारे में कह सकता हूँ और कुछ पॉलिटिक्स की बातें भी हैं, उनको भी हम यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो मैं सर से यही अंत में गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी समस्याएं हमारी नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है और एमएससीपी में भी कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि हमें सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल दो स्टेप तो हमें पहले ही मिल रहे हैं, केवल एक ही स्टेप को अब करने वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत पेशेंस हियरिंग दी, आप हमारे यहाँ बीच में आए और नेक्स्ट टाइम हमारी कभी मीटिंग होगी तो हजारों की संख्या में होगी। ये टेस्ट होने की वजह से हमें थोड़ा दिक्कत आई, बच्चे सब टेस्ट में गए हैं और उनके घर वाले जो टीचर हैं, मदर फादर, वो उनको लेकर के सेंटर तक गए हैं। काफी स्कूलों में आज एग्जाम है तो टीचर्स इनविजिलेशन ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ कम रही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी आपकी। मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिलें भी तरसती हैं।